Good morning, dear students. Yesterday, we discussed about the new social groups about Rajputs. Okay, or we are going to discuss about the next point, other groups of people. So there are other groups also. For example, Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, Kayas. तो ये भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने, सोशल ग्रुप बने जो उस टाइम के अंदर अपने, ये कह सकते हैं, लॉयल्टी के लिए, वैलोर के लिए, यानी कि अपने साहस के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये ग्रुप्स। ओके, चलिए, चेंजेस इन देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? आवास के अंदर चेंज हुआ, ग्रेजुअली चेंजिंग आ रहे हैं। पहले रहने की जो जगह थी वो कुछ और तरीके से बनी होती थी, चाहे वो हट होती थी, या पहले स्टार्टिंग की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे। तो टाइम टू टाइम ये चेंज होता गया। देखिए पहला पॉइंट, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट अपना, ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स। यानी कि कुछ एरिया में बहुत जल्दी चेंज हो रहे थे देन अदर्स, यानी कि दूसरों की अगर कंपैरिजन में हम देखें तो क्या चेंजेस थे वो? क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को साफ़ किया जा रहा था, और एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो रहा था। नेक्स्ट इसके अंदर, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डिवेलपर टू माइग्रेट। यानी कि जो हैबिटेट के अंदर चेंज हो रहा था उसने किसको फोर्स किया? फॉरेस्ट डिवेलर जो थे, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको माइग्रेट होने के लिए फोर्स किया, माइग्रेट उनको किया गया। देखिए आगे, अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। कुछ लोग क्या है, उन्होंने टेलिंग मीन्स ज़मीन की जो भी जुताई वगैरह करना स्टार्ट किया, और वो पीजेंट्स बन गए, किसान बन गए। पीजेंट्स क्या होता है? किसान। These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests and monasteries and temples। यानी कि वहाँ के जो लोकल एरिया के अंदर जो भी ग्रुप्स थे उनके द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, नए जो ग्रुप बने थे, चाहे वो मार्केट्स थे, चिफ्टेन थे, प्राइस थे, मोनेस्ट्रीज थे, टेम्पल्स थे, जो भी वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके द्वारा वो क्या होते थे? प्रभावित होते थे। देखिए आगे, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। तो वो बड़ी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए थे, पार्ट बन गए थे। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और उनको टैक्स पे करने पड़ते थे। ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो वस्तुएं थी और सेवाएं थी वो वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स मीन्स जो राजा महाराजा होते थे, उनको ऑफ़र करनी पड़ती थी, उनको देनी पड़ती थी बहुत सारी, चाहे वो कह लो मजदूरी है, चाहे वो गुड्स, यानी किसी भी तरह की जो भी फसलें वो अपने खेत में उपजाते थे, उनकी खेती करते थे। एज ए रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंग पीजेंट्स। यानी कि किसानों के बीच भी बहुत सारे सामाजिक जो ये कह सकते हैं कि वो आ गए, बदलाव, डिफरेंस आ गए, परिवर्तन आ गए, यानी कि अंतर आ गए थे, चाहे वो आर्थिक रूप से था, चाहे वो सामाजिक रूप से था। नेक्स्ट देखते हैं, जातीज और सब कास्ट। यानी कि जाति और सब जाति जो, यानी कि उपजाति थी, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास के अंदर। देखिए, पीपल वर ग्रुप्ड into जातीज और सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब लोगों को इसके अंदर समूहित किया जा रहा था, यानी कि समूह बनाए जा रहे थे, जाति और सब जाति यानी कि उपजाति के अंदर उनको बांटा जा रहा था, और उनको रैंक देते थे। रैंक मीन्स कि बढ़िया कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। यानी कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय, बिजनेस, काम, ये कैसा रहा है, उसके बेस पे क्या करते थे, उनको रैंक दिया जाता था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर।
यानी कि रैंक जो था फिक्स नहीं था कि पहले नंबर पे ये जाती है या उपजाति है, तो वो हमेशा के लिए नहीं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती थी अकॉर्डिंग टू देयर पावर। वो कितने पावरफुल रह गए हैं। जैसे क्या होता था कि एक राजा, उसके बाद उसका बेटा मान लो राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा राजा बन गया, तो ये ज़रूरी नहीं था कि जो पहले वाला राजा था वो पावरफुल हो या बाद वाला पावरफुल हो, यानी कि सेम नहीं होता था। ठीक है, राजाओं के युद्ध, जो लड़ाइयाँ वॉर वगैरह चलते रहते थे, और उनसे जो उनके हिस्से थे, रीजन्स थे, उनके जो स्टेट थे वो छीने जाते थे और बढ़ाए भी जाते थे, तो फिक्स कुछ नहीं होता था। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ जातिज, तो रिसोर्सेज जो थे उनको प्रभावित करना, कंट्रोल करना वो जाति के जो मेंबर होते थे ना, सदस्य होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। देखो आगे, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि एक ही जाति हो सकता है वो देश के अलग अलग भागों के अंदर उसका जो स्टेटस है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो पावर है, वो अलग अलग हो सकती थी, और वो आज भी है, रोज़ भी ऐसा ही है। आज भी ये नहीं है कि सभी जगह एक जैसी एक कास्ट की पावर है। जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, यानी कि जो जातिज होती थी वो अपने रूल रेगुलेशन बनाती थी ताकि जो उस जाति के सदस्य हैं, लोग हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर सके, अपने सोशल ग्रुप को वो अच्छे से चला सके। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। इसमें टी मिसिंग है भाई, पंचायत है ये। तो रेगुलेशन वो इन्फोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि बड़े जो बूढ़े जो लोग बुजुर्ग होते थे उनकी असेंबली होती थी, उसको जाति पंचायत बोलते थे। उनके द्वारा वो रूल्स और रेगुलेशन जो है वो लागू किए जाते थे, वो क्या किए जाते थे। चलिए आगे, रीजन एंड एम्पायर। अब रीजन एंड एम्पायर की हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट है इसके अंदर लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एंड कंपास्ड मैनी रीजन। ये बहुत सारे बड़े बड़े उनके जो स्टेट होते थे, बड़े राज्यों के अंदर चोलास के, तुगलक के, मुगल्स के, ये राज्य आते थे, बड़े बड़े राज्य इनके होते थे। संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gouda in the east of Ghazni, Gazra in Afghanistan in the west। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि बंगाल से लेके गजना यानी गजरी अफ़गानिस्तान में जो है जगह है वेस्ट के अंदर, तो वहाँ तक जो है इसका एम्पायर था, किसका, गियासुद्दीन बलबन का। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, सांस्कृतिक प्रशस्ति, संस्कृत के अंदर लिखा गया एक नोट मिलता है, प्रशस्ति मीन्स नोट, हमने पीछे देखा था उसके बारे में, ठीक है, वो मिलता है। तो 1266 से 1287 के बीच ये राजा रहा, दिल्ली का सुल्तान रहा, तो इसने बंगाल से गजनी तक ये अपना एम्पायर फैला रखा था। एंड इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़, और साथ में सारा जो दक्षिण भारत था, द्रविड़ जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड था, इसके राज्य के अंदर इंक्लूड था। देखिए आगे, हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कन्क्वेस्ट। ठीक है, अब हिस्टोरियन के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है इसके रिगार्डिंग कि वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ऐसा था, मान लो मैं कुछ बोलूँ कोई और कुछ बोले, तो ऐसे मतभेद होते रहते हैं हिस्टोरियन के अंदर, इतिहास के अंदर। मतलब कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो कई जगह पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, विवाद होते रहते हैं छोटे मोटे। चलिए आगे, रिजल्ट ऑफ कन्क्वेस्ट, यानी कि जो भी विरोध विद्रोह आपस में होते रहते, चाहे राजाओं के हों, चाहे हिस्टोरियंस के, इतिहासकारों के होते रहे हैं। देखो क्या क्या है, By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। यानी कि 700 जो CE जो 700 ईस्वी की बात करें तो बहुत सारे रीजन के अंदर डिस्टिंक्ट थी, जोग्राफिकल जो डायमेंशन थी, उनकी अलग लैंग्वेज थी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी अपनी अपनी सभी की। ठीक है, कि ये नहीं है कि एक जैसा ही सभी रीजन्स के अंदर जो है कल्चर चलता था, लैंग्वेज चलती थी, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना कल्चर
होता था। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। अब वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज क्या होता है? वंश बोलते हैं। मान लो एक राजा, फिर उसके मान लो पिताजी राजा थे, फिर वो राजा बन गया, फिर उसके बेटे पोते जो भी आगे चल के मान लो 6-7 उनके परिवार में से राजा रहे, तो उसको डायनेस्टी बोल देंगे हम। उस पूरे फैमिली के जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने राज किया, रूल किया, उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। तो जो भी रीज़न होता था किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायनेस्टी या वंश से वो एसोसिएट होता था, संबंधित होता था, होता था वो। चलिए लास्ट 2 पॉइंट है। एंड देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। अब इनके बीच में जो भी स्टेट होते थे उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, विवाद चलते रहते थे, युद्ध होते रहते थे, ये आम बात थी। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। ठीक है, पैन रीजनल बोलते हैं इन्होंने अपने अपने जो चोलास ने, खलजी ने, तुगलक ने, मुगल से अपने अपने एम्पायर को बहुत अच्छे से डायनेस्टी ने बिल्ड किया अपने एम्पायर को, इनको पैन रीजनल बोला जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हमने, जैसे 1750 तक जो स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट है व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू री-इमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट। यानी कि मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया उसके बाद ये छोटे छोटे राज्यों में दोबारा से बंटना शुरू हो गया था, वो एरिया जिस पे राज करते हैं। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। लेकिन जो काफ़ी टाइम लग गया जो पैन रीजनल जो रूलर थे, एरियाज थे, ठीक है, उनको अलग अलग डिवाइड होने में। अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट with the legacy of the big and small state that had rule over them। अब छोटे छोटे बड़े बड़े जो है स्टेट या राज्यों के अंदर ये डिवाइड हो गया, कोई बड़ा रह गया, कोई छोटा रह गया। ठीक है, ये नहीं था कि सेम एरिया के अंदर वो डिवाइड हुए। देखिए, दिस वॉज अपेरेंट टू द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रियल्स गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इलाइट कल्चर एंड लैंग्वेज। अलग अलग जो कल्चर, इकोनॉमी, लैंग्वेज, ठीक है, वो अपने अलग अलग तरह के जो ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशंस जो भी होते थे गवर्नेंस के, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र होते थे, उनको वो क्या करते थे, शेयर करते थे, बांटते थे। पता लगता था एक राज्य से दूसरे राज्य को, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य को, ऐसे जो है उस टाइम पे ये कल्चर फैलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू एंड ओल्ड रिलीजन। तो धर्म के बारे में, नए और पुराने धर्म के बारे में, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म कह सकते हैं वो काफ़ी पुराना रहा है, जो बाकी जो रिलीजन है वो मोस्टली उसके बाद ही डेवलप हुए। देखिए, पहला पॉइंट है द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट हुए रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कोलेक्टिव। यानी कि बिलीफ जो लोगों की वो डीपली पर्सनली भी होती थी और यूजुअली कलेक्टिव भी होती थी। कलेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे सभी धर्मों में लगभग कहते हैं कि भगवान जो है, अल्लाह जो भी कह लो आप, वो सभी क्या है, एक है, यानी कि गॉड इज़ वन। ठीक है, कलेक्टिव बिलीफ इज़ ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो जो ये कलेक्टिव बिलीफ होती थी, सुपर नेचुरल कह सकते हैं इसको, यानी कि ज़्यादा मोर पावरफुल इसको माना जाता है। ठीक है, और क्लोजली कनेक्टेड होती थी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोकल एरियाज़ के अंदर लोकल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट में देखते हैं हिंदुज़म की बात आती है। तो हिंदुज़म के अंदर नए नए जो देवी देवताएँ हैं, न्यू डेटीज़, यानी कि नए नए देवी देवता जो भी हैं, उनकी पूजा की जाती थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, यानी कि टेम्पल्स, मंदिरों को बनाना कि रॉयल्टी, रॉयल फैमिली, ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में भी क्या था, एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस राजा महाराजा का नाम होता था, किसने ये टेम्पल बनवाया था। द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी
वो ये पाद कह लो, पुजारी कह लो, उसकी इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई थी। आपको पता ही है वो क्यों बढ़ गई थी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मणाज ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जो संस्कृत की नॉलेज जो थी ब्राह्मण्स को, तो वही उसका मेन कारण था कि उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी के अंदर। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ पैट्रॉन न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। अब न्यू रूलर आते थे अपने अपने जो पर ये कहते हैं सत्ता स्थापित करने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो जो भी यानी कि ब्राह्मणास कह लो, जो भी कह लो, उनको सपोर्ट करते थे वो, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में वो राजा महाराज, मतलब एक ये कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ होती थी कि भाई इनको अगर हम क्या करेंगे, दान दक्षिणा देंगे या फिर इनको इनका सहयोग अगर हम लेंगे तो क्या होगा, हम भी एक अच्छी ये कह सकते हैं कि रूलिंग पावर बन सकते हैं, यहाँ पे अच्छी सत्ता हम चला सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम, ठीक है। बाकी जो पार्ट रहता है उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।